नमस्कार, आप सभी का स्वागत कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन में हर रोज आपके लिए नई नई जानकारी हम लेकर आते हैं और इसके लिए कार्यक्रम में हैं 3 सेगमेंट। पहले बात करेंगे विज्ञान और किसान की, साथ ही बात होगी कृषि स्टार्टअप की और आखिर में बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। किसान बहनों भाइयों, सबसे पहले विज्ञान और किसान में आज आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं पशु विज्ञान से संबंधित। जी हाँ, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित दुवासु विश्वविद्यालय की, तो लगातार ये पशु चिकित्सा की बात करें या फिर पशु विज्ञान महाविद्यालय जो है हमारा, कोशिश लगातार इसकी यही रहती है कि जो हमारे पशुपालक हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सके पशुपालन के ज़रिए। और इसके साथ साथ ये जो विश्वविद्यालय है पशु चिकित्सा में भी काफ़ी अग्रणी है। किस तरीके से महत्वपूर्ण योगदान अभी तक इस विश्वविद्यालय का रहा है, आइए देखते हैं। प्राचीन काल से ही ब्रज का इलाका गायों के लिए जाना जाता है और यहाँ पर हजारों की संख्या में गौशालाएं हैं। दूध और दही की भरमार में पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय की स्थापना 1947 में हुई थी और इसकी स्थापना के लिए मथुरा से बेहतर जगह भला और क्या हो सकती है। पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक कराने वाले ये एशिया का पहला महाविद्यालय है। आज यहाँ स्नातक के अलावा परास्नातक भी कराया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शोध भी। यहाँ से निकले अध्यापक, शोधकर्ता, सलाहकार और प्रबंधक भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी नाम कमा रहे हैं। ये महाविद्यालय वेटरनरी साइंस पढ़ाने के लिए इस महाविद्यालय की स्थापना सन 47 में हुई और इस चिकित्सालय का उद्घाटन 7 नवंबर 1949 को, उस समय यूनाइटेड प्रोविंस के प्रीमियर होते थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी, उनके द्वारा किया गया। तो ये 1949 में स्थापित हुआ है। इस महाविद्यालय में पशु और पक्षियों का इलाज भी होता है। इंसानों को छोड़कर बाकी सबका इलाज। आमतौर पर गाय, भैंस, बकरी और तोता वगैरह का इलाज हो रहा है। आकस्मिक उपचार की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आम उपचार के लिए समय निश्चित है। अपने जानवरों का इलाज कराने दिल्ली और नोएडा तक के किसान यहाँ आते हैं। इनके अलावा मथुरा से सटे राजस्थान और मध्य प्रदेश के इलाकों से भी लोग अपने पशु पक्षियों को लेकर यहाँ पहुँच रहे हैं। सामान्य रूप से हमारे पास चिकित्सालय में आने वाले गोवंशी प्राणी होते हैं गायें, भैंसें, बकरी, भेड़, घोड़े, गधे, खच्चर। आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज होने लगी हैं तो डॉग्स को पालना बहुत पॉपुलर होता जा रहा है। तो हमारे पास डॉग्स आते हैं जो डोमेस्टिक डॉग्स भी होते हैं और फोर्सेस के पास जो हाई सिक्योरिटी ट्रैकिंग स्निफिंग के लिए डॉग रखे जाते हैं वो भी उपचार के लिए आते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास बिल्ली, तोता, मोर, वन्य पशु। विश्वविद्यालय चिकित्सालय आकस्मिक उपचार के लिए सेवाएं अनवरत उपलब्ध होती हैं। चिकित्सक उपलब्ध नहीं होते हैं लेकिन ऑन कॉल आवश्यकता पड़ने पर वो आ जाते हैं। स्टाफ यहाँ पर उपलब्ध रहता है। खुरपका, मुंहपका पशुओं में होने वाली गंभीर बीमारी है। महाविद्यालय के डॉक्टर बचाव को ही इसका सबसे बेहतर इलाज बता रहे हैं। उनका कहना है कि समय पर टीकाकरण करके इस बीमारी से बचा जा सकता है, क्योंकि अगर एक बार ये बीमारी लग जाए तो दुधारू पशु की उत्पादन क्षमता बुरी तरह प्रभावित होती है। तो देखा आपने पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान महाविद्यालय मथुरा की अगर बात की जाए, कितना महत्वपूर्ण योगदान पशुपालन क्षेत्र में और लगातार इस अहम भूमिका में हम कह सकते हैं जो दुवासु मथुरा है अपनी भूमिका निभा रहा है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं इस माह का पशुपालक कैलेंडर, यानी किन बातों का आपको ख्याल रखना होगा जिससे आपका पशु स्वस्थ और निरोगी रह सके। आइए जान लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर में। पशुओं को अंतःकृमिनाशक दवाएं पशु चिकित्सक की सलाह से समय समय पर पिलाएं। पशुओं को संतुलित आहार के साथ साथ खनिज मिश्रण प्रतिदिन खिलाएं। बरसीम अधिक खिलाने से पशुओं को अफारा रोग हो सकता है। अफारे से बचाव के लिए बरसीम के साथ सूखा चारा मिलाकर खिलाएं। पशुओं को सर्दी से बचाव के लिए उचित प्रबंध करें। पशुओं को खुरपका मुंहपका रोग से बचाव का टीका लगवाएं। पशुओं को थनैला रोग से बचाने के लिए पूरा दूध निकालने और दूध दोहने के बाद थनों को कीटाणुनाशक घोल में डुबोएं। बरसीम फसल को सर्दियों में 15 से 20 दिनों के अंतर पर पानी अवश्य लगाएं। नई फसल में पहला पानी 21 से 25 दिनों पर लगाएं। तो जाना आपने इस माह का पशुपालक कैलेंडर, यानी किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा जिससे आपकी लागत भी कम रहे और आपके पशु निरोगी रह सकें। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त उचला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब चलिए बात करते हैं कृषि स्टार्टअप की। लगातार आपको हम दिखाते हैं हमारे सफल और प्रगतिशील किसान। ऐसी ही एक महिला किसान है जिनके बारे में आज आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं। किस तरीके से इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया कृषि क्षेत्र को और कैसे ये दूसरे किसानों के लिए आज के समय में प्रेरणा का स्रोत बन चुकी हैं। आइए देखते हैं इनकी ये दास्तान। असम के जोरहाट जिले की रहने वाली नवनीता दास एक युवा, ऊर्जावान, प्रगतिशील महिला हैं। उनके हाई स्कूल लर्निंग सर्टिफिकेट परीक्षा करने के बाद सहायक नर्स के रूप में प्रशिक्षण लिया। इनके पिता एक किसान थे। किसान की बेटी होने के नाते उनके दिल में कृषि को लेकर एक खास जगह थी। हॉस्पिटल आते जाते समय सड़क की दोनों ओर हरियाली देख उनका आकर्षण खेती की ओर होता था। यही कारण था कि वर्ष 2010 में सरकारी अस्पताल से नर्सिंग की नौकरी छोड़कर नवनीता दास ने जैविक खेती की शुरुआत की। अब वह एक प्रतिष्ठित प्रगतिशील किसान है और नवनीता ऑर्गेनिक फार्म की मालिक भी हैं। शुरुआत में नवनीता दास केवल पारंपरिक खेती तक ही सीमित थी, पर बाद में उन्होंने खेती के अलावा मछली पालन और पशुपालन करना भी शुरू कर दिया। वर्तमान में इनका खेत एक छोटा सा कृषि केंद्र बन गया है। फूलों का उत्पादन जिसमें एंथ्यूरियम, जरबेरा, ग्लेडियोलस, कंद आदि प्रमुख हैं, जिनकी खेती इनके खेतों में देखने को मिलती है। धान की खेती के साथ ही विभिन्न प्रकार की दलहनी फसलें, तिलहन, फल और सब्जियों की खेती भी इनके खेतों में शामिल हैं। इसके अलावा विभिन्न नस्लों की मुर्गियों, इंद्रधनुष, रोस्टर, बोनरोजा, कड़कनाथ, तुर्की, गनिया, फाउल, कबूतर, बत्तख की भारतीय और विदेशी नस्ल को भी इन्होंने शामिल किया है, जिसके कारण इनके खेत की सुंदरता बेहद मनमोहक है। कृषि के क्षेत्र में नवनीता दास उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। कृषि के क्षेत्र में भारत के कृषि उपराष्ट्रपति द्वारा 2018 असम कृषि विश्वविद्यालय जोरहाट में इन्हें पुरस्कृत किया गया है। नवनीता दास ने अपने दम पर कृषि के क्षेत्र में अनेक कार्य किए हैं। साथ ही इन्होंने आने वाले नवयुवकों के लिए प्रोत्साहन का काम किया है। इनके खेत की खूबसूरती को देखने के लिए कई युवा कृषक उनके खेत पर जाते हैं। साथ ही उनके सराहनीय काम को देख वे भी उनके नक्शे कदम पर कृषि को अपनाकर अपना भविष्य बनाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। तो देखा आपने कैसा रहा नवनीता दास जी की कामयाबी का ये सफर। अब आइए आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं आपके सवाल हमारे पास जो आते हैं। आज उन्हीं सवालों के विशेषज्ञ जवाब दे रहे हैं। देखते हैं किन किन सवालों के जवाब आज हमारे विशेषज्ञ दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बरखा चौरसिया और आप देख रहे हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम। एक बार फिर मैं हाजिर हूं बहुत सारे सवालों के साथ, किसानों के सवाल और विशेषज्ञों की राय की। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न ले लेते हैं बरेली उत्तर प्रदेश से शांति स्वरूप जी का। सर, गन्ना में समस्या है, इसके लिए किसान क्या करें? देखिए, ये जो प्रश्न है बड़ा विस्तृत है, कुछ स्पष्ट नहीं मालूम है कि किस तरह की समस्या की बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात मुझे लगता है, बरेली के किसान गन्ने की ज़्यादा उत्पादन करते हैं, उत्पादकता वहाँ पे कम नहीं है और उसको और बढ़ाने की ज़रूरत है, मैं ऐसा समझता हूँ। और उसके लिए ज़रूरी ये है कि गन्ना तो उत्पादन करते ही हैं, यदि गन्ने में सहफसली खेती करने की शुरुआत यदि करते हैं, बहुत सारे किसान कर भी रहे हैं, हो सकता है आप भी कर रहे हों,
तो उससे आप देखेंगे कि 1 हेक्टेयर से जो गन्ने से उत्पादन होता है उसके अतिरिक्त और भी फसलों का उत्पादन आप कर पाएंगे। और जो हमारे सामने जो वैज्ञानिक पहले से जो संस्तुतियाँ हैं, यदि अक्टूबर के महीने में गन्ना लगाते हैं तो उसमें मुख्य रूप से आप सरसों की, आलू की और कई दलहनों की भी खेती की जा सकती है। ऐसे प्रयोग पहले हुए हैं और बड़ी सफलता से किसान उसमें लाभ कमा लेते हैं। तो दोनों फसलें आप देखेंगे पूर्ण रूप से उतना ही लाभ देती हैं यदि अकेले उस फसल की खेती करते हैं। तो मैं यही सुझाव दूंगा कि पहले तो प्रति हेक्टेयर ज़्यादा लाभ हो, इसके लिए फसली खेती करें। दूसरा, कुछ बीमारियां लगती हैं गन्ने में, तो कुछ बीमारियों के लिए तो रोग रोधी प्रजातियां पहले से विकसित हैं, तो उन प्रजातियों को लेकर के आएँ और जो गन्ना अनुसंधान संस्थान अपना लखनऊ में है वहाँ के वैज्ञानिकों से बात करें, जो स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र है उससे भी बात करें, और जो शाहजहाँपुर भी गन्ने का एक संस्थान है वहाँ से भी बात करके आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं। तो मेरा यही अनुरोध रहेगा कि आपका स्पष्ट प्रश्न नहीं है कि आपको बीमारी गन्ने में लगती है या उत्पादन कम होता है। एक और समस्या है जो कि गन्ने को मिल तक पहुंचाने की भी किसान भाई बराबर कहते हैं, और उसके लिए भी किसान भाई ही इसका इलाज जानते हैं कि कैसे हो पाएगा। एक और जो प्रसंस्करण की बात आजकल बड़ा जोरों से चलती है, तो गन्ने में जो गुड़ बनता है वो छोटे आवरूप में छोटे छोटे चौकोर टुकड़े में बना करके बेचने की मशीन जो हमारा गन्ना संस्थान है उसने बनाया है, और उस गुड़ को लंबे समय तक रखा भी जा सकता है। कोई आप कह सकते हैं रासायनिक उसमें वस्तुएं भी नहीं डाली जाती हैं गुड़ बनाने के लिए। तो ये टेक्नोलॉजी है जो कि किसान अपनाकर गन्ने से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं प्रसंस्करण के द्वारा भी और प्रति हेक्टेयर ज़्यादा उत्पादन लेकर के भी। सर, इतनी सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो शांति जी, आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए लाभकारी होगी। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटी सी ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब चलिए बात करते हैं फार्मिंग इंडिया की। और सबसे पहले आज फार्मिंग इंडिया में आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं। जैसे हम सभी जानते हैं, कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, लेकिन पशुपालन क्षेत्र को और ज़्यादा मजबूती देने के लिए लगातार सरकार प्रयासरत है। इसी कड़ी में आपको बता दें, वित्त मंत्री ने हाल ही में कई महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जानकारी दी जो कि पशुपालन क्षेत्र को और ज़्यादा मजबूती दे सकेंगी। आइए इनके बारे में लेते हैं जानकारी। किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए का रियायती कर्ज। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए का रियायती कर्ज प्रोत्साहन। वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले वित्त सेवा विभाग ने पीएम किसान लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से रियायती कर्ज उपलब्ध कराने के लिए अभियान चलाया। पहले चरण में 46,532 करोड़ रुपए की केसीसी सीमा वाले 58.83 लाख केसीसी कार्ड को स्वीकृति दे दी गई है। दूसरे चरण में 4/12/2020 तक 1,07,470 करोड़ रुपए की केसीसी सीमा वाले कुल 110.94 लाख केसीसी को स्वीकृति दे दी गई है। दूसरे चरण में स्वीकृत 110.94 लाख केसीसी में 92.40 लाख फसल ऋण
2.3 लाख AH या मत्स्य पालन गतिविधियों के साथ फसली कर्ज के लिए 4.75 लाख, डेयरी के लिए 46,786, मुर्गी पालन, मवेशी और भेड़ पालन आदि के लिए 15,037 मत्स्य पालन के लिए दिया गया है और बैंक द्वारा 10.44 लाख मामलों में KCC की स्वीकृति दे दी गई है। पशुपालन अवसंरचना विकास कोष AHIDF 15,000 करोड़ रुपए। मंत्रिमंडल में 24/6/2020 को AHIDF योजना को स्वीकृति दे दी थी। ऑनलाइन पोर्टल के विकास के लिए 27/7/2020 को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI के साथ MOU हो गया था। 9 दिसंबर 2020 तक कुल 313 आवेदन मिल चुके हैं और ये प्रक्रिया अधीन है। PMMSY के माध्यम से मछुआरों के लिए 20,000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY के माध्यम से मछुआरों के लिए 20,000 करोड़ रुपए। सरकार ने कुल 20,250 करोड़ रुपए के निवेश के साथ मई 2020 में PMMSY को स्वीकृति दे दी है। 24 जून 2020 को 5 साल के मछली उत्पादन लक्ष्य, प्रारंभिक 2 साल के सांकेतिक वित्तीय आवंटन के साथ राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों को PMMSY के परिचालन दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 32 राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों में 6,445 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के रूप में राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों की तरफ से शानदार प्रतिक्रिया मिली है। 9 दिसंबर 2020 तक मत्स्य पालन विभाग ने 2,182 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी थी। 2 राज्यों के लिए अन्य 322 करोड़ रुपए और 7 राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों के दूसरे चरण के प्रस्ताव प्रक्रिया अधीन है। तो ये तो बात हुई, जाना आपने किस तरीके से पशुपालन क्षेत्र को और ज़्यादा मजबूत किया जा रहा है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसी कड़ी में हमारे जो नए कृषि कानून आए हैं उनकी। इनके ज़रिए भी किसानों को ना सिर्फ सशक्त किया जा रहा है बल्कि जो किसानों के अधिकार हैं वो खुद जान सकें, उसका लाभ ले सकें, इसके लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। आइए लेते हैं अब इन नए कृषि कानूनों के बारे में जानकारी। भारत सरकार द्वारा हाल ही में 3 कृषि कानून बनाए गए हैं। ये कानून मंडी में सुधार, अनुबंध खेती और आवश्यक वस्तु संशोधन कानून से जुड़े हैं। इस कानून से खेती किसानी एवं किसानों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होगा। अब किसान अपने उत्पाद को किसी भी राज्य में मंडी के अंदर या बाहर कहीं भी बेच सकता है। जो ये तीनों कानून आए हैं उसमें एक एक करके इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया गया है। जो पहला कानून है उसमें ट्रेड एंड कॉमर्स का जो किसान की उपज का है उसको खोला गया, उसकी बंदिशें हटाई गई हैं। किसान अब नए कानून को आने के बाद मंडी में भी अपनी उपज बेच सकता है अगर मंडी में उसको अच्छा मूल्य मिले, पर मंडी के बाहर भी किसी वेयर हाउस से, किसी प्रोसेसर की फैक्ट्री के ऊपर, किसी अन्य राज्य के व्यापारी को जो बहुत अच्छा मूल्य दे रहा हो, या ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, इन सभी वैकल्पिक संस्थाओं में, वैकल्पिक व्यवस्थाओं में भी अपनी उपज को बेच पाएगा। जिसका अर्थ है कि जो पहले उसको सुविधा उपलब्ध थी, मंडी की सुविधा, MSP पर बेचने की सुविधा, वो तो है ही, उसके अलावा अन्य विकल्प खुलने से अगर उसको अच्छा मूल्य किसी अन्य विकल्प से मिलता है तो वो मूल्य को ले पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत में अपनी उपज को बेच पाएगा। और आइए अब कृषि दर्शन में आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं किस तरीके से कृषि अवसंरचना कोष जो है किसानों को लाभ पहुंचा रहा है। लगातार जैसा आपने जाना, कोरोना कालखंड में सरकार की तरफ से विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया। उसी में 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष रखा गया, जिसके तहत किसानों को सुविधाएं देने की बात कही गई। प्रावधान रखा गया जिससे तमाम सुविधाएं किसानों को उनके द्वार पर ही मिल सकें। और किस तरीके से लाभ पहुंचा सकता है ये, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में।
कृषि क्षेत्र के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंकड़े बताते हैं 15 से 20% उपज खरीदार तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद हो जाती है। बर्बादी के बड़े कारणों में भंडारण की सही व्यवस्था का अभाव और प्रसंस्करण इकाइयों की कमी है। कृषि अवसंरचना जितनी मजबूत होगी, बर्बादी उतनी ही कम होगी। 1 लाख करोड़ की धनराशि ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीत गृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होगी। इसके साथ साथ प्रसंस्करण इकाइयां, निजी उद्यम, किसान उत्पादक संगठन और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, विपणन सहकारी समितियां भी इसका लाभ ले सकती हैं। साथ ही संयुक्त देयता समूह, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि उद्यमी, स्टार्टअप और संग्रहित अवसंरचना प्रदाता भी इसके हकदार होंगे। केंद्रीय एजेंसियां, राज्य एजेंसियां या स्थानीय निकायों की ओर से प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं भी इस योजना का हिस्सा बन सकती हैं। कृषि अवसंरचना कोष असल में मध्यम या लंबी अवधि के ऋण की सुविधा प्रदान करता है। खास बात यह है कि सभी तरह के ऋणों में हर साल 2 करोड़ रुपए की सीमा तक ब्याज में 3% की छूट दी जाएगी। ये छूट अधिकतम 7 साल के लिए होगी। इसके अलावा 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज भी उपलब्ध होगा। पुनर्भुगतान के लिए ऋण स्थगन कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 2 साल के लिए हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि खेती और कृषि प्रसंस्करण आधारित गतिविधियों के लिए औपचारिक ऋण सुविधा ग्रामीण इलाकों में रोजगार के कई अवसर उत्पन्न करेगी। जाना आपने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं देश में क्या स्थिति रहेगी मौसम की। गुरुवार और शुक्रवार को तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बरसात का अनुमान। गुरुवार को रायलसीमा में इक्का दुक्का जगह बरसेंगे बादल। 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में कई जगह बारिश संभव। शुक्रवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में कहीं कहीं बरसात के आसार। 2 दिन केरल में कई जगह बारिश का अंदेशा। 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई जगह बारिश की संभावना। गुरुवार को लक्षद्वीप के ज्यादातर इलाकों में बारिश के आसार। कृषि दर्शन में आइए अब नजर डाल लेते हैं अलग अलग कृषि जिन्सों के मंडी भाव पर। राजस्थान की मंडियों में गेहूं का भाव। कोटा मंडी में 1551 रुपए से 1690 रुपए प्रति क्विंटल। लालसोट मंडी में 1500 रुपए से 1600 रुपए प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की मंडियों में गेहूं का भाव। अलीगढ़ मंडी में 1600 रुपए से 1640 रुपए प्रति क्विंटल। हाथरस मंडी में 1590 रुपए से 1620 रुपए प्रति क्विंटल। लखीमपुर मंडी में 1700 रुपए से 1820 रुपए प्रति क्विंटल। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। लगातार आपको हम दिखाते हैं सूचना और तकनीकी की जब बात की जाती है तो मोबाइल ऐप्स के जरिए भी किसान को जागरूक किया जा रहा है। इसी में आज एक नई ऐप के बारे में आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं जिसका नाम है बफेलो पोषाहार। बफेलो पोषाहार एक शैक्षिक मोबाइल ऐप है जिसे ICAR CIRB हिसार द्वारा ज्ञान प्रदान करने और भैंस मालिकों के लिए एक गाइड के रूप में विकसित किया गया है। ऐप संपूर्ण सामग्री को 6 अलग अलग खंडों में विभाजित करके भैंस पोषण के विभिन्न क्षेत्रों पर बुनियादी जानकारी प्रदान करता है। भैंस फीड प्रबंधन, चारा प्रबंधन और संरक्षण, बछड़ा चारा प्रबंधन, सामान्य पोषण की कमी, पशुओं में विषाक्तता। एप्लीकेशन वर्तमान में हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में उपलब्ध है। पूर्ण ऐप सामग्री में डाउनलोड सुविधा के साथ ऑडियो बैकअप है। किसान बहनों भाइयों, कृषि दर्शन में लगातार आपको हम बताते हैं ट्विटर पर क्या कुछ साझा किया जाता है कृषि और पशुपालन को लेके। आज पशुपालन संबंधी क्या कुछ खास साझा किया गया, वो भी गरीब की गाय कहे जाने वाली बकरी के बारे में। आइए देखते हैं। तो देखा आपने ट्विटर पर जो जानकारी साझा की गई बकरियों में होने वाले रोग PPR, इसमें से एक प्रमुख है टीकाकरण। इसलिए माना जाता है काफ़ी आवश्यक है और यही लगातार जागरूकता जो है पशुपालकों किसानों के बीच तक फैलाई जा रही है।
तो फिलहाल के लिए आज कृषि दर्शन में बस इतना ही, लेकिन हमें इंतज़ार रहेगा आपके सुझाव और आपकी प्रतिक्रिया का भी। इसके साथ ही आप अपना सुझाव हमें ईमेल के ज़रिए भी भेज सकते हैं। हमारी मेल आईडी है nationalkrishidarshan@gmail.com। इसके साथ ही पत्र व्यवहार के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कमरा संख्या 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हमें इंतज़ार रहेगा आपके सुझाव और आपकी प्रतिक्रिया का। कृषि संबंधित ताज़ा जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।